हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है वापस से UPSSC एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। पढ़ रहे हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 28। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हाजिर हैं, बहुत ही शानदार सेशन लेकर। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एनम, बिहार एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी करें, सेशन शानदार होगा, ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कर नवजात शिशु में सामान्य तापमान कितना होता है? 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 35 से 36, 38 से 39 या 37.6 डिग्री सेल्सियस से 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा कर नवजात शिशु में सामान्य तापमान कितना होता है? नवजात शिशु में सामान्य तापमान होता है कितना? 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। यह नवजात का क्या है? सामान्य शरीर का तापमान होता है, जो होमियोस्टेसिस को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट, कर जन्म के समय सामान्य हृदय दर कितनी होती है? 80 से 100 बीट पर मिनट या 100 से 160 बीट पर मिनट या 160 से 200 बीट्स पर मिनट या 60 से 80 बीट्स पर मिनट। तो जन्म के समय सामान्य हृदय दर कितनी होती है? तो जन्म के समय सामान्य हृदय दर होती है कितना? 100 से 160 बीट पर मिनट। नवजात के सामान्य हृदय दर क्या होती है? 100 से 160 के बीच होती है। यह अधिक मेटाबॉलिज्म को क्या करती है? दर्शाती है। नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर शिशु को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? OPV, DPT, OPV, BCG, मीजल्स। तो नवजात को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? BCG। यह टीका जन्म के समय टीकाकरण कार्यक्रम के सबसे पहले दिया जाता है। टीकाकरण कार्यक्रम में क्या होता है? सबसे पहले दिया जाता है। नेक्स्ट, कर 1 वर्ष की आयु में बच्चा सामान्यतः कितना वजन बढ़ा लेता है? जन्म का 2 गुना, जन्म का 3 गुना, जन्म का 4 गुना या जन्म का आधा। तो कह रहा है 1 वर्ष की आयु में बच्चा सामान्यतः कितना वजन बढ़ा लेता है? तो जन्म का 3 गुना। तो 1 वर्ष की आयु में बच्चा सामान्य का कितना वजन बढ़ा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म का 3 गुना। 12 महीने तक बच्चा जन्म के वजन का लगभग 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट, कर ORS घोल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? सोडियम, ग्लूकोज, क्लोराइड या पोटेशियम। तो ORS घोल में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है, जो हमें क्या करती है? इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है। और ग्लूकोज की मौजूदगी ही क्या है? सोडियम के अवशोषण में क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट, कर किशोरों में कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? खेलों में रुचि, पढ़ाई का तनाव, अनियमित भोजन या व्यायाम की कमी। तो हमारा क्या कर रहा है? कर किशोरों में कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अनियमित भोजन। क्या? टाइम से भोजन नहीं लेगा और भोजन में अनियमितता से सेवन से क्या होती है? पोषक में क्या होती है? कमी आएगी, जो क्या होगा? कुपोषण का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट, कह रहा है कौन सा रिफ्लेक्स जन्म के 6 माह बाद समाप्त हो जाना चाहिए? पाल्मर, रूटिंग, मोरो, बम्बिस्की। तो कौन सा रिफ्लेक्स क्या जन्म के 6 माह के बाद समाप्त हो जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरो। मोरो रिफ्लेक्स क्या होना चाहिए? जन्म के 4 से 6 महीने में ही क्या होना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो न्यूरोलॉजिकल जांच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कर अगला क्वेश्चन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कितने माह की आयु में शुरू होती है? 6 माह, 9 माह, 12 माह, 2 वर्ष। तो कर विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन कितने माह में शुरू होती है? तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 माह। 9 माह में खसरा टीके के साथ पहली खुराक दी जाती है। नेक्स्ट, कह रहा है बच्चे में फाइबर की आवश्यकता किस कारण होती है? हड्डियां मजबूत बनाने के लिए, कब्ज की रोकथाम हेतु, ऊर्जा के लिए या रक्त निर्माण हेतु। कह रहा बच्चे में फाइबर की आवश्यकता किस कारण होती है? तो बच्चे में फाइबर की आवश्यकता किस कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्ज की रोकथाम हेतु। कब फाइबर क्या है? कब्ज को रोकने और पाचन सही रखने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है किस आयु पर बच्चा अपना नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया देता है? 1 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह। तो 8 माह
का बच्चा क्या करता है, अपना नाम पुकारे जाने पर क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। मतलब कहने का मतलब 8 माह तक बच्चे अपना नाम पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट, कर खसरे का वायरस किस प्रकार फैलता है, जल जनित, रक्त जनित, वायु जनित या त्वचा संपर्क। तो खसरा का वायरस कैसे फैलता है, तो खसरा का वायरस एक वायु जनित रोग है। खसरा क्या एक वायु जनित रोग है और बहुत ही संक्रामक होता है। क्या है, यह वायु के द्वारा क्या होता है, फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है सेयम यानी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की पहचान किससे होती है, हाइट, वजन, म्यूक, आयु। तो हमारा कह रहा है क्या, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की पहचान किससे होती है, म्यूक के द्वारा होती है। यह क्या होना चाहिए, 11.5 से कम होना चाहिए। कम होने पर यह सेयम माना जाता है, यानी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन माना जाता है। नेक्स्ट, कर बालिका संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है, खेलों का प्रोत्साहन, विवाह में देरी, जन्म दर बढ़ाना, लड़कियों की सुरक्षा। तो कर बालिका संरक्षण योजना का उद्देश्य, संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है, तो बालिका संरक्षण योजना का उद्देश्य है लड़कियों की सुरक्षा। यह योजना बालिकाओं के अधिकारों और सुरक्षा हेतु है। नेक्स्ट, कर किशोरावस्था में हार्मोन परिवर्तन का प्रभाव किस पर होता है, केवल शरीर पर, केवल मानसिक स्थिति पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो कह रहा किशोरावस्था में हार्मोन परिवर्तन का प्रभाव किस पर होता है, तो किशोरावस्था में हार्मोन परिवर्तन का प्रभाव किस पर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल शरीर पर और केवल मानसिक स्थिति यानी दोनों पर। शरीर और मानसिक स्थिति दोनों पर होता है और हार्मोनल परिवर्तन शरीर और मानसिक व्यवहार दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है पोलियो का कारण क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो कह रहा पोलियो का कारण क्या है, तो पोलियो का कारण क्या है, तो पोलियो का कारण है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस। पोलियो का कारण है क्या, वायरस। पोलियो एक वायरल रोग है जो स्नायु तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। पोलियो क्या है, एक वायरल संक्रमण है। किससे फैलता है, वायरस से। नेक्स्ट, कह रहा है किशोरियों में मानसिक धर्म की शुरुआत को क्या कहते हैं, मीनोपॉज, ओवुलेशन, मेनार्क या फर्टिलाइजेशन। तो किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत को हम कहते हैं क्या, मेनार्क। मेनार्क किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत की, मासिक धर्म की क्या आती है, पहली शुरुआत को ही कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कह रहा है बच्चे को ठोस आहार की शुरुआत कब करनी चाहिए, 3 माह, 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो बच्चे को ठोस आहार की शुरुआत कब करनी चाहिए, WHO के अनुसार 6 माह के बाद ही क्या करना चाहिए, पूरक आहार की शुरुआत की जानी चाहिए। 6 माह तक सिर्फ क्या करना चाहिए, माँ का दूध देना चाहिए। नेक्स्ट, कर बच्चों में सबसे अधिक मृत्यु किस बीमारी से होती है, टिटनस, मलेरिया, डायरिया, टीबी। तो बच्चों में सबसे अधिक मृत्यु किसके कारण होती है, डायरिया के कारण होती है। नेक्स्ट, कर IMNCI में कितने मुख्य लक्षणों पर फोकस किया जाता है, 4, 5, 3, 6। तो IMNCI में कितने मुख्य लक्षणों पर फोकस किया जाता है, तो IMNCI में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, जैसे सांस, दस्त, बुखार और कुपोषण। IMNCI में क्या, सांस, दस्त, बुखार और कुपोषण पर फोकस किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है किशोरों के मानसिक तनाव को मापने हेतु कौन सा पैमाना उपयोग होता है, BMI, MMSE या PHQ-9 RDA। तो कह रहा किशोरों के मानसिक तनाव को मापने हेतु कौन सा पैमाना उपयोगी है। किशोरों के मानसिक तनाव को मापने के लिए सबसे उपयोगी पैमाना है PHQ-9। मानसिक तनाव और अवसाद का मूल्यांकन करता है क्या, PHQ-9। नेक्स्ट, कर निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, स्कर्वी, मलेरिया, टिटनेस, डेंगू।
तो हमारा कह रहा क्या, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है, लीवर, अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत। तो किस अंग से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय से। यानी पैनक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन बनता है। अग्नाशय में क्या होता है, इंसुलिन बनता है। नेक्स्ट कर कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है, चावल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां या दही। तो हमारा क्या है, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिनमें क्या होता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट कर किशोरों में नशे की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम है, आरसीएच, आरकेएसके, आईसीडीएस या एमडीएम। तो कर किशोरों में नशे की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम है। तो किशोरों में नशे की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम है क्या, आरकेएसके। यह किशोर स्वास्थ्य के लिए क्या है, बनाया गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक सेशन पसंद आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बच्चों के हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो बच्चों के हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी क्या है, आवश्यक है। विटामिन डी में कैल्शियम के अवशोषण, विटामिन डी की वजह से क्या होती है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद मिलती है। नेक्स्ट कर बालक मृत्यु दर को मापने के लिए क्या गणना की जाती है, प्रति 100 जनसंख्या, प्रति 1000 जीवित जन्म, प्रति 100 बच्चों या प्रति वर्ष। तो कर बालक मृत्यु दर को मापने के लिए क्या गणना की जाती है। तो बालक मृत्यु दर को मापने के लिए क्या हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रति 1000 जीवित जन्म पर क्या की जाती है, बालक मृत्यु दर को मापी जाती है। नेक्स्ट कर डेंगू से पीड़ित बालकों को किससे बचाना चाहिए, ठंडे खाद्य, खट्टे फल, मच्छरों के संपर्क से या हल्दी से। तो क्या करना चाहिए, डेंगू से पीड़ित बालक को किससे बचाना चाहिए, मच्छरों के संपर्क से, क्योंकि डेंगू क्या है, मच्छर जनित रोग होता है। नेक्स्ट कर डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाता है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टिटनेस। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, टिटनेस मतलब टिटनेस, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मतलब क्या होता है, काली खांसी, टी से टिटनेस। वैक्सीन किन बीमारी बताता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। नेक्स्ट कर नवजात में सबसे पहले कौन सी इंद्रिय कार्यशील होती है, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद, सुनना। तो क्या है, नवजात में सबसे पहले कौन सी इंद्रिय कार्यशील होती है, तो स्पर्श इंद्रिय कार्यशील होती है। स्पर्श की इंद्रिय गर्भ से ही क्या होती है, कार्यशील रहती है। नेक्स्ट और लास्ट कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करती है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन कितने 4 घंटे कार्य करती है। मानक के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कम से कम 4 घंटे कार्य करती है। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।